Hello everyone, my name is Pavni and I qualified UKPSC Upper PCS 2021 मेंस एग्ज़ाम एंड गिव इंटरव्यू। सो आज हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करेंगे जो कि उत्तराखंड इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि जनवरी टू अप्रैल मैंने जितने अप्रैल आज 12 है तो मैंने अप्रैल 12 तक के कवर किए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो करंट अफेयर है इट इज़ अबाउट 6 जो फिनेंस कमीशन आया हुआ है उत्तराखंड में उससे रिलेटेड है। इसमें 3 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन है एंड 2 मेंबर्स हैं। चेयरपर्सन है मिस्टर एन रवि शंकर। ये नेम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेयरपर्सन पूछे जाते हैं। जो मेंबर्स हैं उनके नेम हैं नंबर 1 PS जंगपांगी एंड सेकेंड इज डॉक्टर MC जोशी। एंड देन जो 6th फाइनेंस कमीशन है उसका जो टर्म स्टार्ट होगा इट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 और जो टेन्योर है 1 साल का होगा इसका। और जो सेक्रेटरी है वो है मिस्टर अहमद इकबाल। 6th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये आपको फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पता होने चाहिए। एक तो जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है वो उसका आर्टिकल है 280, जबकि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल है 243I और कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। आपको आर्टिकल याद रखना है कौन सा, 243I related to state finance commission। the next one जो न्यूज़ है वो है मनरेगा के बारे में। मनरेगा सबसे पहले जो है इसका एक्ट आया था 2005 में और उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस है उसकी रैंकिंग आई हुई है कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोवाइड किए गए। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की जो रैंक है वो फर्स्ट है एंड सेकेंड इज देहरादून एंड थर्ड इज नैनीताल। उत्तरकाशी फर्स्ट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ जो रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स हैं फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। किस लिए है ये, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर प्रपोज्ड है ये, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना है अल्मोड़ा कहाँ पर बनाया जाएगा वैक्सीन स्टोर के लिए, अल्मोड़ा में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ है। 17th जो कृषि विज्ञान मेला हुआ है वो हुआ है 20 से 22 फरवरी 2025 को। कहाँ पर हुआ ये, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर में है, वहां पर हुआ है। पंतनगर कहाँ है, US नगर में। एंड देन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड है। ऐसे ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपके मेंस में भी काम में आ जाए। कभी आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं, कहीं पर आपको गवर्नमेंट का कोई वर्क देना होता है, इनिशिएटिव देना होता है, तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड आप इसे कोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सौर मीन्स सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप जो रजिस्ट्रेशन है इसमें अब जो है, पहले जो है उन्हें GST रजिस्टर करना होता था अपनी सब्सिडीज को क्लेम करने के लिए अगर कोई सौर एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें एग्जाम कर दिया गया है, उन्हें सब्सिडी क्लेम करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसे आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है जो सस्टेनेबल एनर्जी है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो स्टेप्स हैं उनमें। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड टूरिज्म फेस्टिवल जो हुआ है वो देहरादून में हुआ है और ये कंडक्ट लेकिन किसने कराया था, दूसरी कंट्री यानी कि नेपाल ने करवाया था। कहाँ पर, देहरादून में।
ट्रेड फेयर और टूरिज्म से रिलेटेड है। जो 7th है वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट, जो कि 1895 यानी कि 1895 का है। और उत्तराखंड अमेंडमेंट एक्ट आया कब आया? 2023। इसी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट को लेकर अमेंडमेंट आया है उत्तराखंड से रिलेटेड। सो ये है रिहैबिलिटेशन उन लोगों का जो लैंड अलोकेट की गई थी पीपल को, जो कि पाकिस्तान से आए थे बिफोर 1971, यानी कि जब वॉर नहीं हुई थी उससे पहले जब आ गए थे, उन लोगों को जो लैंड अलॉट की गई थी उसके रिलेशन में है ये। और ज़्यादातर ये पर्टिकुलरली यूएस नगर स्टेट यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और ये जो लीज की गई थी लैंड, ये लीगली वैलिड है, इस लॉ में ऐसा लिखा है। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट है वो कब आया था। एक तो इसका अमेंडमेंट कब आया था? 2023 में उत्तराखंड का। और किस लिए रिलेटेड है ये? लैंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। दैट्स इट। देन उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनमें प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट देख कहाँ हुआ था? ये पंतनगर यूएस नगर में हुआ था। और यहाँ पर कोलैब किया था एपीडा, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कृषि और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उन दोनों के कोलैबोरेशन से इसे किया गया था। सो एपीडा जो है वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी फुल फॉर्म ये है। और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और एमओयू साइन हुआ था यहाँ पे टू प्रोवाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स को रिलेटेड टू फार्मर्स ऑफ द स्टेट। सो फार्मर्स को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स बताई जाएंगी, उससे रिलेटेड ये एमओयू साइन हुआ था, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे जो हुआ था वो किसने करवाया था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करवाया था, जिसमें कि एयरपोर्ट्स की रैंक दी गई है। जो फर्स्ट रैंक आई है वो है गग्गल एयरपोर्ट, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि हमारा जो दूसरा एयरपोर्ट है वो देहरादून जॉली ग्रांट है। और इसको 4.99 मार्क्स मिले हैं 5 मार्क्स में से। सो देहरादून इज रियली इंपॉर्टेंट। कौन सी रैंक है देहरादून की? सेकेंड, ये पूछा जा सकता है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। द नेक्स्ट वन इज यूके लैंड लॉ। उत्तराखंड लैंड लॉ का अभी ये जो है वो पास कर दिया गया है, कैबिनेट के थ्रू अप्रूव कर दिया गया है। ये डेट याद रखनी है, कब हुआ ये? 19 Feb 2025 को। सो 19 फरवरी 2025 को ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अमेंडमेंट बिल जो था वो अब एक्ट बन गया। सो लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट। आपको ये नोट करना है कि लैंड कौन से सब्जेक्ट में आता है? स्टेट सब्जेक्ट, जो कि शेड्यूल 7 में है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसलिए स्टेट ने इस पर लॉ बनाया है। ये लॉ बताता है कि जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि जो उत्तराखंड से रिलेटेड, जो यहाँ पर बॉर्न नहीं है, जो यहाँ के डोमिसाइल जिनका नहीं है, वो जो है वो एबल नहीं होंगे लैंड बाई करने के लिए। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल जो लैंड है वो सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बैन कर दी गई है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वो है हरिद्वार और यूएस नगर। सो आपको याद रखना है कि जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2, उनको एग्जाम कर दिया गया है, वहाँ पर लैंड बाई की जा सकती है, जबकि बाकी जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें नहीं की जा सकती, और वो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के लिए। इससे पहले जो थे आउटसाइडर्स जो थे वो लैंड खरीद सकते थे, अप टू 12.5 एकड़ के लैंड वो एग्री लैंड खरीद सकते थे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए कहीं पे भी खरीद सकते थे। अब जो है 11 डिस्ट्रिक्ट में नहीं खरीद सकते, जबकि हरिद्वार और यूएस नगर में अभी भी खरीद सकते हैं। देन इफ
बाय, यानी कि अगर वो 250 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड जो खरीदते हैं वो भी सिर्फ रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, यानी कि वहाँ पर उनको अपना घर बनाना है, उसके लिए वो 250 स्क्वायर मीटर लैंड खरीद सकते हैं, अभी भी वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी एक एफिडेविट की ज़रूरत होगी। सो आपको ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लैंड इस लॉ से याद रखनी है। ये लैंड लॉ के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आएगा आने वाले हर एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट जो इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स हैं कि एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू जो सारी लैंड परचेजेस को ट्रैक करेगा बाय आउटसाइडर्स, यानी कि जो भी आउटसाइडर्स लैंड परचेज करेंगे उसे ट्रैक किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनकी पावर जो पहले अलोकेशन में होती थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ये मेंस का आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है जहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस और उनके पोटेंशियल के बारे में आप बताना चाहें तो। देन स्ट्रिक्ट लैंड यूज जो है वो डेजिग्नेटेड पर्पस ओनली, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपने लैंड खरीदी है उसी काम को उस पर करना होगा। अगर आपने रेजिडेंशियल लैंड खरीदी है तो वहाँ पर घर ही बनेगा, और अगर एग्रीकल्चरल खरीदी है तो वहाँ पर वही। नेक्स्ट है जो मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट मेंस में जब आप करेंगे तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं लैंड लॉ के। इसकी इफेक्टिवनेस पूछी जा सकती है आपसे, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स से आप बता सकते हैं कि क्या इसका असर रहेगा। सो एक तो लोकल कल्चर को प्रिजर्व करेगा, स्टेट्स कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करेगा, और लार्ज स्केल जो एक्विजिशंस हैं जो लैंड यूज जो है वो चेंज फ्रिक्वेंटली हो रहा है उसको रोक सकता है, एंड प्रोटेक्ट कर सकता है लोकल पीपल के राइट्स को। एंड इससे रिलेटेड डेटा अगर आपको किसी रिपोर्ट में आगे मिलता है तो आप मेंस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये लॉ सिर्फ जस्ट इम्प्लीमेंट हुआ ही है। सो इसमें जो डेटा है वो अभी आना बाकी है। आप उसे न्यूज़पेपर में या कहीं पर फॉलो करिए और एक आध डेटा यहाँ पर लिख दे तो मेंस में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो पहले 11 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं पे अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल इंडस्ट्रीज बन सकती थी वो अब नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लैंड खरीद ही नहीं सकते। और जो दो प्लेन एरियाज हैं उनमें अभी भी पोटेंशियल है। सो आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पोटेंशियल है वो प्लेन डिस्ट्रिक्ट का हमें फिर देखना होगा। सजेशंस में जो कमिटी की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं उनको कोट करके आप ये सजेशन दे सकते हैं। एंड देन ये जो है वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है मतलब अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, असल में कुछ पोटेंशियल जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ठीक नहीं हो पाएगा। देन इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे कि लोकल रेजिडेंट्स हैं उन पर जो होगा, उनकी जो लैंड ग्रैबिंग जो कि फोर्सफुली उनसे ले ली जाती थी और वो कम हो जाएगा, और कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनका प्रोटेक्ट हो जाएगा, और आउटसाइडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। और जो है क्योंकि कुछ स्क्रूटनी बहुत बढ़ गई है, ये स्पेलिंग गलत है, स्क्रूटनीज बहुत बढ़ गई हैं, जैसे उन्हें एफिडेविट लगाना होगा और बार बार चेकिंग होगी। सो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी डिस्करेज्ड फील करेंगे, और अगेन इन्वेस्टर का पॉइंट तो है ही। देन कंक्लूजन में आप कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको हमें बैलेंस करके चलना होगा, कि जो लैंड वैल्यूज़ ऑफ लोकल्स हैं उसके साथ में दस जो न्यू लॉ है वो रिप्रेजेंट करेगा, कि क्योंकि ये शिफ्ट है एक उत्तराखंड के अप्रोच में लैंड ओनरशिप को लेकर, लेकिन जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है उसको बैलेंस करना चाहिए हमें लैंड प्रोटेक्शन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ में। ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए प्रीलिम्स के लिए, बट मेंस में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ डेटा। आप थोड़ा डेटा भी न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लीजिए इसमें, अगर आप ऐसे डालेंगे और कंक्लूजन और पॉइंट्स के साथ में मेंस का आंसर लिखेंगे दैट वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। द नेक्स्ट वन इज सांसद जो आदर्श ग्राम योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? 2014 की ये योजना है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके अंडर में
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम रिलीज हुई थी। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ईच एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक विलेज को डेवलप करना होता है, और ये पहले फेज में चली थी 2019 तक, उन्हें एक एक विलेज को डेवलप करना था 2014 से लेकर 19 तक, पर फिर बाद में इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया था। जो है उनको अपनी अपनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी विलेज को वो कर सकते थे, एक अपना विलेज और एक अपना अपने स्पाउस का विलेज, उनको छोड़कर बाकी कोई भी विलेज वो ले सकते हैं। देन इन उत्तराखंड जो है आदर्श ग्राम इनिशिएटिव जो है उसका एम क्या था? उसका एम था टू डेवलप मॉडल विलेज थ्रू सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि इसके अंडर में आदर्श ग्राम इनिशिएटिव हमारे उत्तराखंड में भी आया हुआ है कि ईच एमपी डेवलप करेंगे एक विलेज को देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड देन यूके जो है वो हैज़ आइडेंटिफाइड लगभग 23 विलेज आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं उत्तराखंड के द्वारा, उनका होलिस्टिक जो है रूरल डेवलपमेंट किया जाएगा। और विलेज क्राइटेरिया है कि प्लेन में जो पॉपुलेशन है 3 से 5 हज़ार के आसपास बीच में होनी चाहिए, जबकि हिल्स में 1 से 3 तक चल सकती है। देन अब उत्तराखंड के जो 10 आदर्श ग्राम हैं उनको संस्कृत ग्राम की तरह भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। आप याद रखिए कि आदर्श ग्राम जो है बट ऑल फ्रॉम 13 डिस्ट्रिक्ट 13 विलेजेस। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो संस्कृत ग्राम है वो टोटल 13 है, बट जो आदर्श ग्राम है 10 आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्रामों में भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, यानी कि कोई 3 छूट रहे होंगे अभी, वाइल 10 आर चूजन फ्रॉम आदर्श ग्राम, इनमें से भी हैं वो संस्कृत ग्राम में। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो बड़े वाले उसमें आएगा संस्कृत ग्राम, देन उसमें से 10 जो हैं वो आदर्श ग्राम ले लिए गए हैं। देन आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट कुछ कुछ आप याद रख सकते हैं, जैसे कई बार जो फेमस ब्लॉक्स हैं वो आपको प्लेस मैचअप करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि उत्तरकाशी यानी कि मोरी कहाँ पर स्थित है, विलेज नहीं भी पूछेंगे, बट जो आपको याद रखना है कि ब्लॉक कहाँ पर है वो याद होना चाहिए। जैसे मोरी फेमस ब्लॉक है उत्तरकाशी का, कर्णप्रयाग है चमोली का, और यहाँ पर एक दिमर गांव आप याद रख सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ एडवांस बनाना चाहा उन्होंने तो विलेजेस भी वो पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन के लिए 1-2 विलेजेस याद रख सकते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ मुखेम विलेज है और प्रताप नगर है, प्रताप नगर ब्लॉक में है। सो यही है, यहाँ पे मैंने सभी दे दिए हैं। जैसे रुद्रप्रयाग में है अगस्त्य मुनि, ये ब्लॉक पूछा जाता है, दोईवाला देहरादून में है, और खीर्स कहाँ है, पौड़ी में है, और बहादुराबाद है हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में है उर्ग विलेज, आप ऐसे याद रख सकते हैं कुमाऊं का, और मोनाकोट इनका इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, चंपावत में है खरकार्की, एंड देन बागेश्वर का शेरी, अल्मोड़ा में जयंती, और तारीखेत आप याद रख सकते हैं, तारीखेत ब्लॉक जो है अल्मोड़ा में है। नैनीताल में पांडे विलेज है कोटाबाग ब्लॉक का, और यूएस नगर में है नगला तराई खटीमा में। सो आपको एटलीस्ट ब्लॉक तो याद होने चाहिए, क्योंकि ब्लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एलिमिनेशन के काम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। ओके, वी हैव डन दिस वन। जो संस्कृत ग्राम प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका एम था टू टीच पीपल टू यूज़ संस्कृत रेगुलरली, मतलब कि आम बोलचाल में आप संस्कृत यूज़ करें। सो इसके लिए जो है उत्तराखंड ने संस्कृत अकेडमी बनाई थी, जो कि खुद चीफ मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं। ये याद रखना है, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी को कौन चेयर करते हैं? चीफ मिनिस्टर करते हैं, और इसको रीनेम दे दिया गया है, वह है उत्तरांचल संस्कृत संस्थान, जिसका कि हेड ऑफिस जो है वो हरिद्वार में है। सो अभी ये न्यूज़ में है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट कुछ इससे रिलेटेड डेटा दी, जो इन्फो है वो दे दी है। इस्टेब्लिश कब कर लिए गए थे? ये 2002 से ही है, बट इसका अभी रीनेम किया गया है।
नेक्स्ट वन, जो संस्कृत ग्राम प्रोग्राम है वो 2020 का ही है। तो सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 विलेजेस में चलाया गया था, बल्कि ये 2 विलेजेस उस टाइम न्यूज़ में थे तो किसी क्वेश्चन में आए भी थे कि मोथा जो है वो चमोली में है और बहनतोला जो है वो बागेश्वर में है। जो संस्कृत विलेजेस संस्कृत से रिलेटेड है, वो हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की आफ्टर हिंदी। यानी कि पहली ऑफिशियल हमारी कौन सी है उत्तराखंड की, वो हिंदी है, और सेकेंड ऑफिशियल कौन सी है, संस्कृत है। और इसके प्रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 345 में इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोविजंस दिए हैं। और संस्कृत जो है वो 8th शेड्यूल में है प्लस, और ये एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। If you know the other classical languages, please let me know in the comment. Next one is ओल्ड जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है वो भी, मतलब संस्कृत ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का एक पार्ट है। देन जो मोस्टली क्लासिकल संस्कृत है वो उसकी फाइनेस्ट जो ग्रामर लिखी थी वो किसने लिखी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। और ये पूछी जाती है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो पाणिनि जो इसके हैं वो राइटर हैं। 6th से 5th सेंचुरी BC के आसपास इसको लिखा गया था। और जो संस्कृत ऑथर्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड भी हम देख लेते हैं। भाष जो है उनका वर्क है स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता यानी कि स्वप्न मीन्स होता है ड्रीम, यानी कि वासवदत्ता इन अ ड्रीम। तो ये किसकी है, ये किसका वर्क है, भाष का। और भारवी जो है उनका है कीरत अर्जुन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कीरत अर्जुन किसका वर्क है, भारवी आ सकता है, क्योंकि अर्जुन और जो कीरत ट्राइब है वो आपको पता होगा कि एक एंशिएंट ट्राइब है जो कि उत्तराखंड में रहती थी। और जो जो वन पर्व है उसमें भी दिया गया था कि अर्जुन की जिससे लड़ाई होती है वो कीरत ट्राइब के जो पर्सन है उनसे होती है। असल में वो शिवजी रहते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी जो आप थोड़ा बहुत महाभारत की स्टोरी से याद रख सकते हैं। देन जो कीरत अर्जुन है वो लगभग 7th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी बाय भारवी। एंड देन मेघ जो है उन्होंने लिखी है शिशु पलवद। सो ये अगर पूछ लिया गया अगली बार कभी तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज यूके जो स्टेट इकोनॉमी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको हम डबल कर देंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। लगभग कितना बना देंगे, 5.70 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारी बना देंगे हम। यानी कि अभी ये इसका लगभग हाफ होगी, यानी कि 5 साल में इसको और डबल करना है। सो नेक्स्ट वन इज पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना जो है वो उत्तराखंड में जो इसके अंदर है 2 रोपवे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है अभी हाल ही में। सो आपको याद रखना है कि कितने रोपवे प्रोजेक्ट को किया है, 2 रोपवे। कौन से, सोनप्रयाग केदारनाथ, और दूसरा है गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब। ये रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों को कर दिया गया है अप्रूव। सो केदारनाथ आपको पता होगा 1 of 12 ज्योतिर्लिंग है। और लगभग यहाँ पर एक PIB की न्यूज़ थी 11 मार्च की कि यहाँ पर लगभग जो टर्नओवर होता है वो 20 लाख पिलग्रिम्स जो है पर ईयर यहाँ पर आते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट इकोनॉमी। सो आपको पता होगा इसमें से बड़ा रोपवे कौन सा है, 12.9 किलोमीटर, जो कि सोनप्रयाग केदारनाथ है, और गोविंद घाट ये 12.4 किलोमीटर का है। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज आपको याद रखना है कि जब पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था वो बजट 2022 में आया था, वो भी यूनियन बजट में आया था, यानी कि भारत के बजट में आया था। और 2023 में इसमें जो इंडिया का जो फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट था वो वाराणसी यूपी में बनाया गया था और उसे अप्रूव किया गया था। सो ये इसके डेवलपमेंट्स हैं, मैंने लिख दिए हैं कि क्रोनोलॉजी वाइज इस स्कीम में क्या हुआ था। सो मिनिस्ट्री जो है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, ये याद रखना है आपको, यानी कि सड़क मंत्रालय।
से रिलेटेड है पर्वतमाला योजना। देन जो इसका जो मॉडल है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे वर्क करेगा, और यहाँ पर है डिज़ाइन बिल्ड फिनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये इस मॉडल पर काम करेगा। पीपीपी प्रोजेक्ट है। एटलीस्ट 50% ऑफ इंडिजिनस कंपोनेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे, जो कि हमारा मेक इन इंडिया और जो सेल्फ रिलायंस है उसको भी प्रमोट करेगा। ये एक मेंस का पॉइंट है जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं बाद में। सो नेक्स्ट वन इज 17th जो एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस हुई है 2025 में ही हुई है, 20 से 22 फरवरी को हुई थी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक, बट आप यहाँ पर देखिए मैंने इस स्कूल को हिंदी में, सॉरी इस विश्वविद्यालय को हिंदी में लिख दिया है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुई थी, जो कि पंतनगर में है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी वो इम्पोर्टेंट है, वो है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, यानी कि नास एट, ये इसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस यानी कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी। देन थीम इसका था फ्रंटियर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलप्ड इंडिया इन एग्रीकल्चर। सो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसका थीम था। सो नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन उत्तराखंड गवर्नमेंट यानी कि थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड जीका। जीका जो है वो एक जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, यानी कि जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर के एरिया में काम करती है। सो अंडर IHDPP यानी कि इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट, यानी कि एकीकृत जो बागवानी है उससे जो रिलेटेड परियोजना है उसका इसमें रोल था, यानी कि उसके अंडर में ये अग्रीमेंट किया गया है, जो कि यूके गवर्नमेंट एंड जीका के बीच में हुआ है। आपको जीका के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, ये कौन से देश की है, तो ये जापान की है जिसके साथ में हमने अग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो कीवर्ड्स पे आप फोकस कीजिए। सबसे पहले तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जापान, जीका और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। सो हॉर्टिकल्चर की जो भी स्कीम होगी वो आपका आंसर उसमें होना चाहिए। सो कीवर्ड्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। एम जो है वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी देना है, और विपणन यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो सब देखा जाएगा। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता चेक की जाएगी एट इंटरनेशनल लेवल। सो इन सब के लिए जो है तैयार किया जाएगा उत्तराखंड को, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ सके। एंड देन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको जो है सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है वो है टिहरी गढ़वाल और नैनीताल। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं। कौन से? टिहरी गढ़वाल एंड नैनीताल। ये हो सकता है कि जो एकीकृत जो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हो गया है, वो उनके नाम भी आ सकते हैं, टिहरी और नैनीताल 2। नेक्स्ट वन इज हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड अगर आप देखें तो 10th जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हुआ था 2024 का है। बाइनियल होता है ये, यानी कि हर 2 साल में होने वाला। और एंड आरोग्य एक्सपो इसका पूरा नाम है। ये कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। और इसको हिंदी में कहते हैं 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो हुआ था वो देहरादून में हुआ था। इसके आयोजक कौन थे? वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन। नेक्स्ट वन, SDG जो इंडेक्स है उसमें जो रैंक है, इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है और जो उत्तराखंड है उसका क्या रैंक है वो देखते हैं। सो 2023 और 24 की है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। उसमें उत्तराखंड की जो रैंक आई है स्टेट्स में इंडिया के पूरे, वो है फर्स्ट। और फर्स्ट जो है एक और स्टेट है वो है केरल। केरल और उत्तराखंड दोनों के पॉइंट कितने हैं? 79 पॉइंट्स हैं। सो उसमें क्या है, यानी कि स्कोर 79 है, और उसके साथ साथ ये दोनों
फर्स्ट आए हुए हैं। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु और लास्ट में 2 स्टेट्स हैं, झारखंड एंड लास्ट वन इज दी बिहार। 57 जो है स्कोर है। और इंडिया का जो स्कोर है वो ओवरऑल कितना है, 71। एटलीस्ट आप ये 2 याद रख सकें कि इंडिया का स्कोर कितना है और उत्तराखंड और केरल का कितना है, 79। एंड देन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो काउंटर मैग्नेट एरिया बनाए जाएंगे, जैसे देहरादून और हरिद्वार को एज काउंटर मैग्नेट एरियाज डेवलप किया जाएगा, जो कि वैसे ये 2001 की ही जो डेवलपमेंट है वो है। सो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरियाज बनाए जाएंगे, और दूसरा ये कि इसका एम है माइग्रेशन को कम करना, यानी कि जो पलायन है उसको रोकना, जो कि एनसीआर रीजन दिल्ली में हो रहा है उत्तराखंड से, उसको रोकना। सो मैग्नेट और माइग्रेशन दोनों एमएम से आप याद रख सकते हैं। सो मैग्नेट कोई साइंस की थिंग नहीं है, बल्कि माइग्रेशन से रिलेटेड है। इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, देहरादून और हरिद्वार में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर और एजुकेशन को लेकर। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी ऐसे जो काउंटर मैग्नेट एरियाज बनाए गए हैं, जैसे हिसार हरियाणा में, बरेली यूपी, कोटा राजस्थान, ग्वालियर इन एमपी एंड देन पटियाला इन पंजाब। सो ये कुछ और है। सो आपको 2 डिस्ट्रिक्ट से याद रखने हैं, देहरादून और हरिद्वार में काउंटर मैग्नेट एरियाज बनाए जाएंगे माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025, जो कि फरवरी 25 को रिलीज हुआ था। सो इसमें हम डेटा देखेंगे, जैसे ग्रोथ रेट जो उत्तराखंड इकोनॉमी की है वो पहले से कम हुई है। आपको क्या याद रखना है कि पहले से, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। पहले 7.83 थी %, अब कितनी है, 6.61% एक्सपेक्टेड है। और जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है करंट प्राइसेस पे, आपको पता होगा करंट प्राइसेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन से जो इंडेक्स्ड नहीं होते हैं, जबकि जो कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं वो एक बेस ईयर मानकर लिए जाते हैं और इन्फ्लेशन के साथ में इनको एडजस्ट किया जाता है, जो कि करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे दोनों पर हम जीडीपी देखेंगे। अभी जो करंट प्राइसेस की जीडीपी है वो लगभग है 378.25 करोड़, जो कि पिछले साल की तुलना में जो है वो इंक्रीज हुई है। और जो कांस्टेंट प्राइसेस पे है वो भी इंक्रीज हुई है, वो है 217.82 जो 1000 करोड़ में है। एंड देन ये भी इंक्रीज हुई है। आपको ये वाला याद रखना है कि कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है अभी जीडीपी। सो ये भी यहाँ से इंक्रीज हुई है, ये भी यहाँ से इंक्रीज हुई है। 217 और 378 एटलीस्ट आप याद रखेंगे, ये सब एक्सपेक्टेड हैं। और सेक्टर वाइज जो शेयर्स हैं वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है टर्शियरी सेक्टर का, वो है 46.01, जबकि सेकेंडरी का है 44.65 और प्राइमरी का है, इसका कम है, वो है 9.34%, यानी कि सबसे कम है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी का सबसे हाई है। सो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है डेटा, ये पूछे जा सकते हैं कि टर्शरी का कितना है, आ सकता है, और सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों का आप थोड़ा बहुत हल्का आइडिया रख लीजिए, जैसे 9, 44, 46 एटलीस्ट इतना रख लीजिए। जो पर कैपिटा इनकम है वो भी पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुई है। और कितना परसेंट इंक्रीज देखा गया है इसमें, 11.33% का इंक्रीज देखा गया है। और अभी कितनी है, 2,74,064, यानी कि 2,74,064 अभी हमारी पर कैपिटा इनकम है। आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपने देखा होगा सारे रेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो डिक्रीज हो रही है, ये आपको याद रखना है पॉइंट में। और ग्रोथ रेट कितनी है, 6.61% एक्सपेक्टेड। एंड देन
सेक्टर वाइज देख लेते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन अभी हमने ऊपर देखा 9.34%। इसमें कुछ इसके सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड माइनिंग एंड कोरिंग। सो आप देखेंगे माइनिंग का सबसे कम है परसेंटेज शेयर और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा है। सो एटलीस्ट आपको एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर और ग्रोथ परसेंट याद रखना है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ऐसे शेयर परसेंट बढ़ रहा है। सो एग्रीकल्चर का लगभग 36% के आसपास है। सो 36 है। कई बार ऐसा बना लिया जाता है कि ज़्यादा डेटा दे देते हैं, जैसे 50% से एवब दे देंगे कि अग्री का शेयर है। सो आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है कि जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उससे कम ही है। सेकेंड इज आपको ओवरऑल ग्रोथ परसेंट थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि 6.82% है, यानी कि 6 पॉइंट के आसपास चल रही है प्राइमरी सेक्टर की। जबकि सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 44% के अराउंड है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इसके सब पार्ट्स हैं इस सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं ये। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आएगी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो ओवरऑल पूरे प्राइमरी, टर्शरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उनमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो देखी गई है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्सपेक्टेड है, जो कि 22.67 यानी कि 22.67% है, यानी कि 22.67%। हाईएस्ट ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है सभी सेक्टर्स में से कौन से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। जबकि जो परसेंटेज शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का वो जीडीपी में किसका ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का। सो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, कि जो ग्रोथ परसेंट है वो तो कंस्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा है। जब पूरे सारे सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन की है तो सेकेंडरी में भी होगी। और जबकि मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंट है वो आप देखिए 58% के अराउंड है। सो ये जो है वो 50% का मार्क जो है वो आगे उससे भी बढ़ रहा है। तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ग्रोथ रेट किसकी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ओवरऑल ग्रोथ रेट सेकेंडरी सेक्टर की अच्छी है, जो कि 15% के आसपास चल रही है। सो टर्शरी सेक्टर जो है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एसजीडीपी में, जो कि 46.01 है। इसके जो सब पार्ट्स हैं जैसे ट्रेड, रिपेयर और होटल्स। होटल्स बार बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर है वो ट्रेड, रिपेयर और होटल्स का ही है, जो कि 38% के आसपास है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ही जगह परसेंटेज शेयर 50% का मार्क क्रॉस कर रहा है, वो कि सेकेंडरी, जो भी सेकेंडरी सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 50% का मार्क्स जो परसेंटेज शेयर है वो क्रॉस कर रहा है। बाकी सब में जो है 50% एज सच कहीं है नहीं। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 38 है। सो एलिमिनेशन में आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि 50% से ज़्यादा ऊपर के होंगे वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट, फिर अदर्स और रियल एस्टेट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 10% के अराउंड है। सो ग्रोथ परसेंट सबसे ज़्यादा किसकी है वो आप याद रखेंगे, वो सेकेंडरी सेक्टर की है, जो कि 15% है। दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ग्रोथ परसेंट को लेकर बन सकता है। सो ग्रोथ परसेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो है सेकेंडरी की, फिर है टर्शरी की और फिर प्राइमरी की। याद रखिए इसे, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है सेकेंडरी सेक्टर में, और उसमें भी सभी सेक्टर में से कौन से सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा एसजीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट करता है। सो वो कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो ये है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट के मामले में वो सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा है और एसजीडीपी के मामले में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा है। सो ये कंफ्यूजिंग यहाँ पर हो सकता है।
टूरिस्ट जो टोटल है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उनके मुताबिक 4 धाम में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नहीं मतलब 2024 का आंकड़ा इन्होंने दिया है। सो 48 लाख के आसपास है। आपको बस इतना याद रखना कि ये भी 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है। सो जितने भी 50 लाख से एवब वाले जो डेटा होगा वो ऑप्शन वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। 48% के 48 लाख के आसपास है और सबसे ज़्यादा इनमें भी केदारनाथ में है, फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड हेमकुंड फ्लो, टूरिस्ट का फ्लो। एंड देन बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज़ में है। यहाँ पर भी अगेन आपको याद रखना है, रूरल एरियाज़ में जो बैंकिंग परसेंटेज है वो 50% का मार्क क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि 47 के अराउंड है। अगर 47 याद नहीं भी रहता है, बस आप ये याद रखिए कि 50% क्रॉस नहीं कर रहा है। सेमी अर्बन, फिर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस रूरल में है, फिर सेमी अर्बन, फिर अर्बन। नेक्स्ट वन इज जो बैंक वाइज ब्रांचेस हैं, एसबीआई के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, फिर पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। जो 9 हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लीड बैंक जो है वो एसबीआई है, आपको ये याद रखना है। यानी कि हिली एरियाज में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ एसबीआई की देखी जाएंगी। एंड देन बैंक टाइप में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लगभग 1400 से ज़्यादा हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स है, फिर रीजनल रूरल बैंक्स है, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक 40 से भी कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे बैंक ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैंक ब्रांचेस देहरादून में मिलेंगी, जबकि सबसे कम बागेश्वर और रुद्रप्रयाग दोनों में मिलेंगी, 55 के आसपास है। बल्कि यहाँ आंकड़ा याद नहीं रखना है, बट हाईएस्ट और लोवेस्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट्स याद होने चाहिए। जैसे देहरादून में सबसे ज़्यादा, सबसे कम बागेश्वर एंड रुद्रप्रयाग। एंड द नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड जो बजट है 2025 और 26, ये मैंने दूसरे वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। मैं आपको लिंक उसका सेंड कर दूंगी, अपडेट हो जाएगा वो। एंड देन पीएम मातृ वंदना योजना, एक्चुअली ये स्कीम जो है वो जनवरी 2017 में आई थी और इनटू फोर्स 2018 में फोर्स में आई थी। और इसके फीचर्स हैं कि अगर फर्स्ट चाइल्ड होगा तो आपको 5,000 मिलेंगे, एंड सेकेंड चाइल्ड अगर गर्ल होगी तो 6,000 मिलेंगे। एंड जो इसका जो रैंक है उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रैंक आई है किसी डिस्ट्रिक्ट की, वो है नैनीताल। ये आपको याद रखना है, मातृ वंदना में नैनीताल आगे है। नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड महिला सारथी योजना, जो कि वुमेन डे के दिन रिलीज हुई थी। ये क्या है, 8 मार्च। आपको ये डे याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि वुमेन डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और इस साल इस दिन महिला सारथी योजना उत्तराखंड में रिलीज की गई थी। इसके बेनिफिशियरीज हैं इकोनॉमिकली वीक विडो एंड अबेंडेंड वुमेन्स एंड गर्ल। अबेंडेंड वुमेन जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड देन फीचर्स आपको याद रखना है, 50% सब्सिडी दी जाएगी और 50% लोन। सो इस स्कीम की वर्डिंग कुछ इस तरीके से थी कि ये निःशुल्क जो है एक तरीके से व्हीकल खरीदने का उन्हें मौका मिलेगा। सो निःशुल्क तो नहीं है, इसमें 50% लोन है जो कि बाद में उन्हें चुकाना पड़ेगा। बट वहाँ पर जो स्कीम की वर्डिंग थी वो निःशुल्क है। सो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट उसमें बनता है कि निःशुल्क है, फ्री है, सो आप उसे टिक करेंगे वहाँ पर। और वो किस लिए दिया जाएगा, सारथी से आपको याद रखना है, कोई व्हीकल से रिलेटेड चीज़ होगी। सो व्हीकल परचेज करने के लिए इन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी और 50% लोन। ये याद रखिए, 50% और 50% है, चाहे वो बाइक खरीदे, स्कूटी, कार या ऑटो। देन फर्स्ट फेज जो है वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। वो है 2 प्लेन एरियाज, 2 प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार और यूएस नगर। एंड देन देहरादून और नैनीताल भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल में है। ये यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है कि ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, हल्द्वानी में, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। इज गिवन रिकॉग्निशन ऑफ एमएड स्पेशल एजुकेशन। सो एमएड स्पेशल एजुकेशन का रिकॉग्निशन इनको मिला है ओपन यूनिवर्सिटी को बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन ऐसा हम सोचते नहीं हैं कि किसी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसको किसी डिग्री के लिए या किसी कोर्स के लिए रिकॉग्नाइज करेगा। बट रिहैबिलिटेशन आई थिंक ये अथॉरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनका भी रिहैबिलिटेशन देखते हैं। सो शायद उससे इन्होंने
इनको अथॉरिटी दी है। सो इसका हिंदी में नेम है भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और पेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो इंटीग्रेटेड यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यूपीएस, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है फॉर स्टेट एम्प्लॉयज। ये आपको याद रखना है। और ये कब से इफेक्ट में आ गई है? 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्ट में आ गई है। अभी जो एनपीएस है, एक एनपीएस मीन्स न्यू पेंशन स्कीम है, उसका ऑल्टरनेटिव है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो बस आपको ये डेट याद रखनी है कब से इफेक्ट में आ गई है। सो ये पूछा जा सकता है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। देन न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है 2025 की, वहाँ पर ये दिया गया है कि लिकर जो लाइसेंसेस हैं रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड, वो क्लोज कर दिए जाएंगे टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सो दिस इज अनदर वन। सो न्यू एक्साइज पॉलिसी का ईयर पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो है 2025 में अभी न्यू आई है। देन इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, कई बार मेंस में ऐसे अलग अलग डिमेंशंस हमें देने होते हैं, कोट करना होता है कि इकोनॉमी का आर्ट एंड कल्चर से क्या रिलेशन है। सो आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेप्स कुछ लिख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें कि 45 राइटर्स को इसी साल वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। और लगभग 21 न्यू लिटरेरी अवार्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से एक उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड भी है। सो मैंने ये सारे अवार्ड्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं कि किसे मिला था और किस कैटेगरी में मिला हुआ है। और जो उत्तराखंड भाषा संस्थान के सारे अवार्ड्स हैं मैंने कवर किए हैं सेपरेट वीडियो में। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एनर्जी से रिलेटेड अगर मेंस में आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि अभी उत्तराखंड में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। सो उत्तराखंड और आइसलैंड, ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, किसके साथ में हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है उत्तराखंड और आइसलैंड का, जियोथर्मल एनर्जी एग्रीमेंट हुआ है। सो भूतापीय ऊर्जा को लेकर हुआ है ये 2025 में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स इनमें साइन हुआ है। सो आइसलैंड अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन न्यूट्रलिटी करें 2070 तक, अभी नहीं 2070 तक। सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। सो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, वो है कार्बन न्यूट्रलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबल जो की है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उसमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स लीड्स जो है 2024 की रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की जो कैटेगरी है वो अचीवर्स कैटेगरी में है। दिस इज द क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर्स में भी पूछा गया है कि 2023 में कौन सी कैटेगरी में था। सो अभी भी उसी कैटेगरी में है, कौन से? अचीवर्स की कैटेगरी में। सो अचीवर की कैटेगरी में जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं उनमें से उत्तराखंड एक है, और बाकी लैंडलॉक जो है यूपी है, तेलंगाना है, जो हरियाणा है वो है। और जो अचीवर्स कोस्टल स्टेट्स हैं कुछ, वो भी हैं गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। जबकि केरल का आपको याद रखना है, ये पॉइंट एलिमिनेशन के काम आ सकता है। केरल जो है वो अचीवर्स में नहीं है, अभी एस्पायर्स में है। जो अचीवर्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा एलिमिनेशन की कैटेगरीज में अगर एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा कि उत्तराखंड किस कैटेगरी में है, वो है अचीवर्स की कैटेगरी में। अगर कुछ हाई अगर वो पहुंचे तो उन क्वेश्चंस में आपको ये काम आ जाएगा कि केरल जो है वो एस्पायर्स में है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के हैं, अगेन यूपी इज देयर ऑल्सो। सो ये है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 38। ये भी पूछी जा सकती है 38। जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो कब आई थी? 2022 में। पॉलिसी के ईयर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जो उत्तराखंड से रिलेटेड स्कीम्स और पोर्टल्स थे, अभी जनवरी से मैंने अप्रैल तक अभी तक के कवर किए हैं, वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान एप्लीकेशन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाएगा कि जो
उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे एज अ डिजिटल हाउस जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिजिटल सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा विधानसभा को। ये याद रखना है, डिजिटल हाउस मीन्स ऑल वर्क और मोस्ट वर्क में बहुत अंतर होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा, ऑल नहीं होगा। जबकि अभी ये स्टार्ट हुआ है। देन उत्तराखंड का जो सिंगल वुमेन याद रखना है, सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट याद रखना है। सिंगल वुमेन के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम आई है जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू रन की जाएगी और इसका कॉर्पस है लगभग 50 लाख का जो है इसके लिए क्रिएट किया गया है। एंड देन इसके बेनिफिशियरीज, कभी भी आप किसी स्कीम को पढ़े उसमें 2-3 चीज़ें याद रखें। एक तो बेनिफिशियरीज, ऑब्जेक्टिव्स और उसके थोड़ा बहुत फीचर्स, जो कि आपके कभी स्कीम्स जो हैं उनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा ऐसे। और याद रखना है जो बेनिफिशियरीज हैं एकल महिला स्वरोजगार में, वो विमेन हैं और कौन सी एज की हैं, ये एज पूछी जा सकती है, जो कि 25 से 45 ईयर्स के बीच, 25 से 45 ईयर्स तक की विमेन इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड इन विमेन में सिंगल भी आ सकते हैं, विडो एंड अबैंडन एंड डिवोर्स विमेन, एंड देन क्राइम एंड एसिड विक्टिम्स भी आएंगी। वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन एक शर्त है, वो है कि मंथली इनकम 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव है, एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, वो ये है कि जो इवन इफ जो विडो और डिजेबल्स हैं, विडो एंड डिजेबल विमेन जो हैं, उनको चाहे विडो पेंशन या फिर डिजेबलमेंट पेंशन मिलेगी, तब भी वो इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। जबकि अदर जो है जैसे सिंगल एंड अबेंडन, उनके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। आपको ऑब्जेक्टिव से याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स में है, एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है विमेन का, और उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, और सोशल सिक्योरिटी उनकी बढ़ानी है। 2 वर्ड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, अगर कीवर्ड्स में होंगे स्कीम के, तो आपको वहां पर उस स्टेटमेंट को करेक्ट मानना है। फीचर्स में अगेन 50% सब्सिडी और 50% लोन दिया जाएगा, यानी कि निशुल्क वाली जो मैंने बात कही थी कि वर्डिंग में ऐसा हो सकता है, तो आप उसे टिक करेंगे। 50% सब्सिडी और 50% लोन दिया जाएगा। शर्त यह है कि जो प्रोजेक्ट है वो 50,000 से 2 लाख के बीच में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इतनी सब्सिडी और इतना लोन मिल जाएगा। देन मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आप कह सकते हैं सिंगल वुमेन स्टार्ट कर सकती है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकती है। ये कुछ जो मिशन ओजस है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। इसका लगभग जो एम है वो है माल न्यूट्रिशन को डिक्रीज करना, उसके इफेक्ट्स को डिक्रीज करना। आपको याद रखना है मिशन ओजस माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो विमेन एंड चिल्ड्रन होंगे। और कैसे रिड्यूस किया जाएगा माल न्यूट्रिशन को? न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करा के थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स जो कि विलेज लेवल पर होते हैं। स्पेशल फोकस किया जाएगा प्रेग्नेंट विमेन पर। इस पर जो बजट है वो लगभग 3.6 करोड़ विल बी स्पेंट। ये आपको याद रखना है। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे मिशन ओजस जो है माल न्यूट्रिशन को के इफेक्ट्स को डिक्रीज करने के लिए लाया गया है। दैट इज फॉर टुडे। जो इम्पोर्टेंट अभी जो अपडेट्स आएंगे, जैसे अप्रैल अभी 12-11 तक का मैंने कवर किया है इसमें, और उसके बाद जो है वीकली बेसिस में मैं हर करंट अफेयर को अपडेट कर दूंगी। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।